Hello students, I hope you all are fit and fine. So today students we are starting the second chapter of our history book, and the name of the chapter is New Kings and Kingdoms. Means the various kings that have emerged in and how they have captured various kingdoms. This we will read in this chapter. Okay bete. So starting with the chapter, many new dynasties emerged after the 7th century. Map 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th centuries. तो बेटे 7th century में हमने बहुत सारे राजवंशों का उदय होता हुआ पढ़ा है, और जो मैप 1 दिया गया है ये आप नीचे देख सकते हैं। तो इसमें जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग जो हिस्से हैं वहाँ पे 7th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी के बीच में शासन करने वाले जो अलग अलग राजवंश थे उनको दिखलाया गया है। जैसे आप साउथ में देख सकते हैं, साउथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रकूताज हैं। फिर आप देख सकते हैं कि जो हमारा नदर्न पार्ट है वहाँ पर चाहमनाज रूलर्स हैं। फिर गुर्जर प्रतिहाराज हैं, आप इस पर्टिकुलर एरिया में देख सकते हैं गुर्जर प्रतिहाराज हैं, चंडेलाज हैं। और अगर आप ईस्टर्न साइड पे जाते हैं तो यहाँ पर आप जो ये फ्रंटियर देख सकते हैं अलग अलग राजा के किंगडम्स का। तो बेटे यही बात यहाँ पे बताई गई है। सो नाउ मूविंग टू द सेकेंड पेज, द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। तो बेटे हम इस चैप्टर में ये रीड करेंगे कि किस तरह से जो नए राजवंश थे उनका उदय हुआ, किस तरह से नए राजवंश बने, किस तरह से नई डायनेस्टीज़ इमर्ज हुए। सो बाय द 7th century देयर वर बिग लैंड लॉर्ड्स और वॉरियर चीफ इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो 7वीं सदी आते आते बेटे हमारा जो सब कॉन्टिनेंट था इसके अलग अलग भागों में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और बड़े बड़े योद्धा जो थे वो अस्तित्व में आने लगे। सो एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और सामंताज। तो जो भी उस टाइम पे राजा होते थे बेटे वो इनको अपने सामंत बोलते थे या सबऑर्डिनेट बोलते थे। मतलब जो भी राजा थे वो उस टाइम पे ये जितने भी जो नए नए लैंडलॉर्ड्स उभर कर आने लगे या जो योद्धा उभर कर आने लगे तो राजाओं ने उनको स्वीकार किया और उनको सामंत के रूप में मान्यता दी। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग और ओवरलॉर्ड्स, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। तो बेटे ये जो सामंत थे उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो राजा या जो उनके स्वामी हैं उनके लिए उपहार लेके आएँ और उनके दरबार में हाज़िरी लगाएं, और जब भी राजा को ज़रूरत हो तो उनको सेना की भी हेल्प दी जाए, मिलिट्री सपोर्ट दिया जाए, सैन्य सहायता दी जाए। जैसे सपोज़ राजा को किसी दूसरी किंगडम पे हमला करना है तो ये सामंत जो थे या बड़े लैंडलॉर्ड जो थे वो राजा की हेल्प करते थे। सो एज सामंताज गेंड पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासामंत, महामंडलेश्वर, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन एंड सो ऑन। तो अब क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे जो सामंत थे उनको और ज़्यादा पावर मिलने लगी और ज़्यादा वो रिच होने लगे। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने अपने आप को महासामंत घोषित कर दिया और बाद में उन्होंने अपने आप को महामंडलेश्वर घोषित कर दिया। ये दोनों ही नेम्स यहाँ पे दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये तो महासामंत दे रखा है और नेक्स्ट है आपका महामंडलेश्वर। इसका मतलब कि उन्होंने अपने आप को पूरे मंडल का महान स्वामी घोषित कर दिया था। सो समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। तो अब क्या होता था बेटे, जिस भी राजा के अंडर वो वर्क कर रहे होते थे, जब उनको ये लगता था कि हमारे पास बहुत पावर हो गई है, तो जिस भी राजा के अंडर वो वर्क कर रहे होते थे वो उनसे इंडिपेंडेंस चाहते थे, मतलब वो अपने आप को उनसे स्वतंत्र करना चाहते थे। नेक्स्ट इज़ वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूताज इन द डेक्कन। तो बेटे इसी तरह का एक उदाहरण हम डेक्कन पार्ट में जो राष्ट्रकूताज थे जिनको अभी हमने मैप में देखा था, तो उनके बारे में हम एक वाकया रीड कर रहे हैं। सो इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटका इन द मिड 8th century। दांती दुर्ग अ राष्ट्रकूता चीफ
overthrew his Cholakya overlord and performed a ritual called हिरण्यगर्भ। तो अब क्या हुआ बेटे, जो ऐसा जो एग्जाम्पल हम रीड कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में कर्नाटका के जो चालुक्य राजा थे वो उनके अंडर थे। राष्ट्रकूटास जो थे वो कर्नाटका के जो चालुक्य राजा थे उनके अंडर वर्क करते थे, ठीक है। और इसी वजह से 8th सेंचुरी के मिडल में जो राष्ट्रकूट के लीडर थे दांती दुर्ग, वो राष्ट्रकूटा चीफ थे, तो उन्होंने क्या किया बेटे, अपने जो चालुक्य स्वामी थे उनकी अधीनता को उन्होंने इनकार कर दिया, मतलब कि हम आपके अंडर अब वर्क नहीं करेंगे, और उन्होंने उसको हरा दिया। और हिरण्यगर्भ नामक एक हवन टाइप भी उन्होंने किया। तो ये हिरण्यगर्भ क्या है बेटे, कि ये एक तरह से हवन होता था उस टाइम पे, जिसको अनुष्ठान भी बोला जाता है। तो ये तब किया जाता था जब उनको ये लगता था, ब्राह्मणों की हेल्प से ये लगता था कि इससे जो भी व्यक्ति ने पाप किया है वो उसका सारा धुल जाएगा, इस तरह से कुछ माना जाता था। तो उस टाइम पे इस तरह का अनुष्ठान उन्होंने किया। When this ritual was performed with the help of Brahmanas, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if he was not one by birth। तो बेटे ये माना जाता था उस टाइम पे कि जो भी व्यक्ति इस हिरण्यगर्भ नाम का जो हवन है उसको करता था, तो वो अगर बेशक वो किसी क्षत्रिय के घर पे जन्म ना लिया उसने, लेकिन फिर भी वो क्षत्रिय की कैटेगरी में आ जाता था, ठीक है। तो ऐसा माना जाता था। तो इसी तरह का एक हवन जो चालुक्य ये राष्ट्रकूटा चीफ थे दांती दुर्ग, उन्होंने ऐसा किया था। तो बेटे मैं यहाँ आपको दोबारा बता दूं कि ये जो अनुष्ठान था वो ब्राह्मणों की सहायता से पूरा किया जाता था, और ये माना जाता था कि इससे जो भी सेक्रीफाइसर है, जो त्याग करने वाला है, वो बेशक क्षत्रिय की जाति में जन्म ना किया हो, लेकिन कभी भी वो दोबारा जन्म लेगा तो वो क्षत्रिय की जाति में ही जन्म लेगा, ठीक है, ऐसा माना जाता था। So in other cases, men from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms। तो कुछ और भी अलग उदाहरण है बेटे, जिनमें जो साहसी फैमिलीज से जो लोग बिलोंग करते थे वो अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल करते थे, मतलब जो मिलिट्री स्किल्स होती थी उनका इस्तेमाल करते थे अपने किंगडम को बचाने के लिए। फॉर इंस्टेंस द कदम्ब मयूर शर्मन एंड द गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र। ये बेटे दो ऐसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, कदम्ब मयूर शर्मन एंड गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र। तो ये दोनों ही ब्राह्मणास थे उस टाइम पे, और who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively। तो हम बेटे इस पैराग्राफ में ये पढ़ रहे हैं कि कुछ लोग जो थे वो अपने सैन्य कौशल की हेल्प से, मतलब उनकी जो युद्ध में जो कौशल होता था उसकी हेल्प से वो अपने किंगडम्स को सेव कर लेते। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर दे रखा है, जो कदम्ब मयूर शर्मन थे और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र थे, वो दोनों ही ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी जो उनका ट्रेडिशनल प्रोफेशन था, मतलब कि जो परंपराओं से उनका परिवार जो व्यवसाय कर रहा था, जो पेशा कर रहा था, उसको छोड़कर, क्योंकि ब्राह्मण क्या करते हैं, वो जो हमारी बुक्स हैं उनको पढ़ते हैं, इस तरह का वर्क उनका होता था। तो उन्होंने उसको छोड़कर शस्त्र को अपनाया और कर्नाटक और राजस्थान में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। सो बेटा ये हमने यहाँ पे रीड किया है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। तो किस तरह से उस टाइम पे राज्यों में प्रशासन किया जाता था। Many of these new kings adopted high sounding titles such as महाराज अधिराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, या फिर त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। तो बेटे ये जो नाम लिखा गया है महाराज अधिराज, इसका मतलब क्या होता था कि जो राजाओं के राजा हों। तो कई राजा जो अपने आप को पावरफुल फील करते थे वो अपने आप को महाराज अधिराज के नाम से लोगों में अपने आप को प्रसिद्ध करवा लेते थे। ये कहते थे कि वो राजाओं के राजा हैं। और इसी तरह से एक दूसरा वर्ड यूज़ किया गया बेटा, ये है त्रिभुवन चक्रवर्ती।
त्रिभुवन चक्रवर्ती का मतलब है जो तीनों वर्ल्ड का स्वामी हो, तीनों ही जो हमारे भुवन हैं उनका स्वामी हो। तो इसी तरह से भारी भरकम उपाधियाँ उस टाइम पे जो रूलर्स थे वो धारण करते थे। सो मूविंग फर्दर, however, in spite of such claims, they often shared power with their samantas as well as with associations of peasants, traders and brahmanas। तो बेटे इतने तरह के जो अलग अलग दावे हैं कि कभी वो अपने आप को महाराज अधिराज की श्रेणी में बुलाते थे, कभी त्रिभुवन चक्रवर्ती की, ऐसे दावों के बावजूद भी वो अपने सामंतों और साथ साथ जो किसान थे, व्यापारी थे, ब्राह्मणों के जो संगठन थे, उनके साथ अपनी पावर को शेयर करते थे। In each of these states, resources were obtained from the producers, that is peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produce। तो बेटे इन सभी राज्यों में जो भी लोग प्रोड्यूस करते थे, प्रोड्यूसर्स थे, मतलब उत्पादन करते थे किसी भी चीज़ का, तो वो लोग कौन थे? जैसे किसान थे, या कैटल कीपर्स जो पशुपालक थे, या फिर आर्टिशंस जो कारीगर होते थे, जो संसाधन इकट्ठे, उनसे जो भी चीज़ें थी वो इकट्ठी की जाती थी। और इनको अक्सर जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उसका एक हिस्सा त्यागने के लिए मजबूर किया जाता था, या फिर वो खुद ही देते थे। जैसे जो भी अमाउंट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका एक पार्ट वो राजा को देते थे। समटाइम्स these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land। कई बार बेटे कभी कभी क्या होता था, इन हिस्सों में लगान मानकर भी ये लोगों से ये शेयर वसूला जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जिस भी लैंडलॉर्ड ने उस पर्टिकुलर ज़मीन पर अपना कब्ज़ा बना रखा है तो लोग उसे एज अ रेवेन्यू ये सब देंगे, मतलब जो भी वो अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका एक पार्ट वो लैंडलॉर्ड को देंगे। सो रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स। तो उस टाइम पे जो रेवेन्यू था वो ट्रेडर्स से भी कलेक्ट किया जाता था। सो नाउ दैट वन पैराग्राफ इज़ गिवन 400 टैक्सेस। तो ये जो बेटे 400 कर वाला एक पैराग्राफ दे रखा है, तो इसमें ये बता रखा है कि ये जो है एक इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगा कि जो चोलास थे जिन्होंने तमिलनाडु में रूल किया, उन्होंने 400 से ज़्यादा अलग अलग सूचक शब्द वहाँ से हमें मिले हैं, मतलब जो अलग अलग टाइप के टैक्सेस उन्होंने लगा रखे थे उसके बारे में हमें पता लगा है। तो ये बेटे आप अच्छे से रीड करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेंगे, क्योंकि इसमें बेटे कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जैसे जो अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे उस टाइम पे, और ये ज़बरदस्ती वो टैक्स लोगों से लिए जाते थे। और कई बार क्या होता था कि मकान बनाने के लिए या फिर जो खजूर के ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता था, तो उन पर भी टैक्स लगाया जाता था। जो पारिवारिक संपत्ति थी उसको उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगाने वाला टैक्स भी उस टाइम पे लगाया जाता था। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैक्स उस टाइम पे 400 लगभग टाइप के टैक्स चोलाज ने लगा रखे थे। सो मूविंग फर्दर, these resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts। तो बेटे ये जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किए जाते थे, टैक्स कलेक्ट किए जाते थे, वो किस लिए यूज़ किए जाते थे? राजा की व्यवस्था को बनाने के लिए, मतलब या तो उनको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, या फिर जो मंदिर वगैरह या फोर्ट वगैरह बनाए जाते थे उस टाइम पे वो बनाने के लिए रेवेन्यू यूज़ किया जाता था। They were also used to fight wars which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes। तो बेटे उस टाइम पे जो भी संसाधन उस टाइम पे युद्ध वगैरह में लड़ने में भी इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो या तो राजा के फोर्ट बनाने के लिए यूज़ होते थे, या फिर जो फाइनेंशियल कंडीशन है राज्य की उसको सुधारने में यूज़ किए जाते थे। और कई बार उन रिसोर्सेज को युद्ध को लड़ने में भी इस्तेमाल किया जाता था, जिनसे कई बार लूट का भी धन लाया जाता था। जैसे सपोज़ युद्ध में कोई राजा जीत गए हैं तो वो दूसरे एरिया से जो भी धन मिलता था उसको लेके आते थे, तो उसको लूट का धन ही बोल सकते हैं। और इसी तरह से जो ज़मीन और व्यापारिक मार्ग थे,
जो भी हमारे ट्रेड रूट्स थे और लैंड रूट्स थे उन सभी को और ज़्यादा प्रयोग में लाने की संभावनाएं बनती थी, उनको और ज़्यादा यूज़ करने के लिए प्रिपेयर किया जाता था। So the functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and positions were often hereditary। तो बेटे जो भी उस टाइम पे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो भी पोस्ट दी जाती थी वो ज़्यादातर जो प्रभावशाली परिवार थे, मतलब कि जिन पर राजा को फेथ होता था उन्हीं परिवारों को वो काम सौंपा जाता था। और ज़्यादातर ये जो पोस्ट होती थी वो हेरिडिटरी होती थी, मतलब जैसे कि किसी के फादर अगर रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं तो उनका बेटा भी रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, इस तरह से वो वंशानुगत होती थी। This was true about the army as well. In many cases, close relatives of the king held these positions. तो ऐसे ही बेटे सेना में भी किया जाता था। कई बार राजा के जो निकट संबंधी थे उनको सेना में अलग अलग पोस्ट दी जाती थी। सो बेटा ये था हमारा टॉपिक जो हमने रीड किया कि किस तरह से उस टाइम पे राज्यों में प्रशासन किया जाता था और राज्यों में जो रूल था वो किया जाता था। So we will continue the next topic in our next video. Till then, try to understand the topic well and take care.